चलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। वो लास्ट में, जैसे वहाँ उस क्लास में किया वैसे ही रिपीट करेंगे। लास्ट के 5 मिनट में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ओके, प्रोबेबिलिटी कितने लोगों को ये हो चुका है स्कूल में? क्वाइट अ फ्यू। ओके, चलो। ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ व्हाट? ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या होता है? कुछ भी होना। किसी की शादी होना एक इवेंट होता है, राइट? किसी की शादी ना होना भी एक इवेंट होता है ना? सो ऐसे ही बहुत सारी, पानी बरस रहा है, इवेंट है, ठीक है? किसी का बर्थडे आ गया, इवेंट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या इवेंट है। तो ये पूरा चैप्टर टॉक्स अबाउट कि किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, ठीक? किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, मतलब इसको ऐसे समझो, हमारे पास 2 एक्सट्रीम इवेंट होती हैं। एक होती है श्योर इवेंट, एक होती है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट मतलब डेफिनेटली ऑकर्स, मतलब ऐसे मैं बोलूँ, अगर व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ मंडे आफ्टर अ संडे? 100%, ठीक है? ऐसे मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जनवरी मंथ आफ्टर सितंबर? 0। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं लेटर कैपिटल P और ब्रैकेट में E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। इवेंट को E से लिखा जाता है, और ये रेंज डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में ही रहती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की हो, 0 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा आपका। क्लियर है? 0 उसकी होगी जिसकी जो इम्पॉसिबल इवेंट हो, 1 उसका जिसका डेफिनेटली श्योर इवेंट हो। ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ कि इवेंट डिफाइन करूँ, यू गाइज गेटिंग 100 मार्क्स इन मैथ्स, ये श्योर इवेंट है कि है? श्योर बोलने का तो बोलो यार अभी कम से कम, है? श्योर ऐसे बोलने का तो श्योर है ना, बिल्कुल श्योर इवेंट ऐसे, अरे मैं जीतूंगा ऐसे, श्योर इवेंट ऐसे होना चाहिए, राइट? तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ये तो श्योर इवेंट का और इम्पॉसिबल इवेंट का हुआ। नॉर्मल इवेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना? इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से टॉस अ कॉइन, ठीक है? अब किसी ने पूछा भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, आप बोलोगे भाई ये हो गया P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, हेड और टेल, उसमें एक हेड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक? यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन होता है, जब भी हमें कैलकुलेशन करते हैं ये छोटा सा एजम्पशन लेके चलते हैं, वो हम ये करते हैं कि इवेंट्स हमारी सारी इक्वली लाइकली हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। हमने बोला कि भाई कॉइन को हमने टॉस किया जब, तो ये हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कॉइन जो है वो अनबायस्ड है। आपका फ्रेंड ऐसा सकता है कि आपको ऐसा कॉइन दे दे इसमें दोनों तरफ हेड्स हो या दोनों तरफ टेल्स हो, तो बायस कॉइन हो सकता है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल सिलेबस है यहाँ पे, उसमें सिलेबस में हम लोग सारी की सारी जो इवेंट मांग के चलेंगे वो इक्वली लाइकली, देयर इज़ नो बायस। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि मान लो एक जॉब के लिए 10 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देयर आर 10 कैंडिडेट्स
who are going to apply for that job. Actually क्या होना चाहिए? In terms of fairness, the best candidate should get the job. But do you think ऐसा होता है लाइफ में? नहीं. जो फंडे मारता है वो जॉब ले जाता है ना. तो ज़्यादा फंडे मारता है, इसको आता भले कुछ ना हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी करे, वो जॉब ले जाता है. या कुछ और जो इंटरव्यू ले रहा है उसका कुछ बायस है. बायस मतलब शायद वो रीजनल बेस पे कुछ सोच रहा हो कि मुझे आसपास का बंदा चाहिए. उसका प्रेफरेंस हो सकता है. मे बी ही वॉन्ट्स टू हायर समवन फ्रॉम लोकल, बिकॉज लोकल बंदों की जॉब छोड़ने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है जॉब चेंज करने में. तो लेकिन बायस तो आ गया. कैपेबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर जेंडर इंपॉर्टेंट हो गया. किसी को चाहिए फीमेल ही चाहिए इस पोजीशन के लिए, राइट. तो उनकी चांसेस बढ़ गए, जॉब निकालने के चांसेस बढ़ गए फीमेल्स के, राइट. तो इस तरीके से आपके बायस आते हैं इवेंट्स में, तो उसका कैलकुलेशन होता है अलग. उन इवेंट्स का कैलकुलेशन बायस के साथ वो आप लोग ग्रेड 11 ग्रेड 12 में पढ़ोगे. यहाँ पे जो इवेंट्स हैं हमारी, वो सब हम इक्वली लाइकली मान के चलेंगे. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो. और अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे एनसीईआरटी का, उसमें उन्होंने 3-4 सिनेरियोज दिए हैं और आपको जज करने के लिए बोला है कि कौन सी इवेंट्स इक्वली लाइकली लगती हैं और कौन सी नहीं. ठीक है, तब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स लेके चलेंगे. और यहाँ से जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डियर, ये जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. बस ये अभी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं आपको, लेकिन क्या है बस पता होना चाहिए. थ्योरेटिकल क्यों है? एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. अब वो कहाँ से डिफरेंस है? मान लो ये बात है थ्योरी बेस्ड, मतलब एक जैसे मानो कि आपने एक कॉइन को जब टॉस किया तो आपने बड़े प्यार से बोल दिया सर 1/2 1/2 है, 1/2 हेड्स का है, 1/2 टेल्स का है. मैंने मान भी लिया, आंसर भी फुल हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया. अब आप एक्सपेरिमेंट करने बैठे, आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स उछाला, तो इसके हिसाब से 5 बार हेड आना चाहिए था, 5 बार टेल आना चाहिए. बट ऐसा होता है क्या? क्यों? ये बात है थ्योरी की, ये है प्रैक्टिकल. हो सकता है कि 7 टाइम्स हेड्स आ जाए, 3 टाइम्स टेल आ जाए. तो अगर आपने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, तो अब इसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो बंदा बोलेगा कि हेड्स आने का हो गया 7/10 और यहाँ हो गया 3/10. ये 1/2 से तो कहीं मैच नहीं करता दिख रहा. तो लाइफ में ये अलग होती है. ये हम तब करते हैं जब हमारे पास इनफ डेटा सैम्पल्स होते हैं, मतलब जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तब हम इसकी तरफ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. जब हमारे डेटा कम होता है, सिर्फ दिमाग लगाना होता है, तो हम इक्वली लाइकली इवेंट्स मान के सिर्फ फॉर्मूले से निकालें. और यही हमारे सिलेबस में है भी. ठीक है, तो आप बोलोगे सर फिर ये किया क्यों, जब ये मेन तो यही है, होना ना होना हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो उसको निकाल के फ़ायदा क्या. मतलब अगर जैसे आपने सोचा कि यार घर से चलो निकलते हैं, आज रेन्स की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, वेदर डिपार्टमेंट ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ लेस देन 1%, तो अपना छोड़ो एम्ब्रेला, क्यों लाद के ले जाना, पेन छोड़ दो घर पे. लेकिन 1% चांस तो था ना, तो हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन जो हुई वो किसी काम की नहीं हुई, क्योंकि अगर 1% चांस भी है उसके होने का तो हो सकती है, राइट. तो फिर क्यों करना है सब, इसको निकाल के मैथ्स में डाल के ये चैप्टर, जब हर समय एक चांस लगा हुआ है, वो शायद जब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ उस तक वो चांस हो ना हो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये क्यों करना है. वाई शुड वी स्टडी दिस? वी शुड स्टडी दिस बिकॉज लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की वजह से ही प्राइस होते हैं. और आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू फॉर दिस डोमेन, बिकॉज ये मैथ्स की एक अलग डोमेन है गाइस, जो कि आपको बहुत बड़ा एक सुनहरा करियर भी दे सकती है. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो आपको कार इंश्योरेंस डिज़ाइन करना है. कार इंश्योरेंस के डिज़ाइन करने के लिए सबसे बड़ा आस्पेक्ट, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सबसे बड़ा आस्पेक्ट होता है प्रीमियम, कि हाउ मच प्रीमियम आई शुड चार्ज टू द कस्टमर. अब प्रीमियम किससे डिसाइड होगा?
प्रीमियम डिसाइड, अगर कार इंश्योरेंस आप बेच रहे हो तो प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए अगर चांसेस ऑफ दैट कार मेकिंग एन एक्सीडेंट इज हाई। तो कार के एक्सीडेंट होने के चांसेस ऐसे कैसे निकालोगे आप? वो कार किस रीजन में चल रही है, मतलब रीजन या फिर एरिया, एक्सप्रेस वे पे चलती है कि लक्ष्मी रोड पे चलती है कि कोकरे चौक पे खड़ी रहती है, डिपेंड करता है ना, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा कम है। दूसरा, ड्राइवर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, कौन सी कार का मेक क्या है, मॉडल क्या है, इसमें भी मैटर करता है एक्सीडेंट। पिकअप अच्छा है गाड़ी का, ज़्यादा चांसेस है किसी को बम कर देगी। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो जब कोई बंदा इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड कर रहा है तो उसके पास इसका डेटा भी है, इसका डेटा भी है, इसका भी है, इसका भी है। ड्राइवर मतलब ड्राइवर की पास्ट हिस्ट्री, पहले कितने एक्सीडेंट कर चुका है या कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो गाइस इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस होता है। जब लाइफ इंश्योरेंस वाले आते हैं तो आपसे टेस्ट करवाते हैं, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, आपकी एज क्या है। 60 साल का बंदा अगर लाइफ इंश्योरेंस लेने जाएगा उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। अभी आप लोग जाओगे तो आप लोग आपको बहुत कम होगा प्रीमियम। क्यों? आपके अभी कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है। 60 साल वाले के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। 80 साल वाला लेने जाएगा यार लाइफ इंश्योरेंस ले भी क्यों रहा तुम, 80 साल तो जी लियो, किसी से निपट गए तो निपट गए, आराम से जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है आपको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस लाइफ का। तो उसके लिए तो प्रीमियम बहुत हाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें करता कौन है? ये सारी चीज़ें करते हैं, इनका नाम होता है एक्चुअरीज। ये करियर है, करियर पाथ है। इसमें बंदे को सिर्फ मैथ आनी चाहिए, मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी पे इसको मास्टरी होनी चाहिए, इसको एपी और जीपी आना चाहिए, थोड़े बहुत जनरल सीक्वेंस आने चाहिए। अगर आप मैथ में अच्छे हो, प्रोबेबिलिटी निकालने में अच्छे हो, एपी जीपी, थोड़ा दिमाग आपका तेज है, तो आप इस करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। आप रूम में बैठ के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो और आपको जो पैकेजेस मिलते हैं 2 CR पर एनम से 5 CR पर एनम तक, सिर्फ ये काम करने के लिए, सिर्फ ये काम करने के लिए। इनका काम होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाके बैठना, उनके लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च हो तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। वो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट, ये इंश्योरेंस बेचते नहीं है वो गधों की तरह थैला थांग के, सर जी खरीद लो हमारी पॉलिसी, ये वो नहीं। डोंट गेट देम रॉन्ग, दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, हाईली स्किल्ड पीपल। ये रूम में बैठ के डिज़ाइन करते हैं, जिनको बेचने के लिए दूसरे बंदों को दिया जाता है, जिनको मैथ्स करनी नहीं आती है बेसिकली, तो फिर वो बेचने का काम करते हैं, वो MBA होते हैं, ठीक है, सेल्स वाले बंदे। तो यहाँ पे आप एक आराम वाली जॉब, AC में बैठ के प्रोडक्ट डिज़ाइन करो और कोई उसको और बेचेगा, आपकी सैलरी इतनी होगी, प्रोडक्ट बिके ना बिके है ना। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर पाथ है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है, ग्रेड 10 में इसको आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, किसी बच्चे को अगर मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे इस फील्ड में करियर पाथ चूज़ करना है, तो आप इस लाइन में जा सकते हो। कि बहुत सारे कोर्स होते हैं, बी स्टार्ट एक कोर्स का नाम है, ठीक है, बी मैथ एक कोर्स है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। ये 4 ईयर 5 ईयर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। आप इसके गुरु बन के निकलते हो 4 साल में, फिर आप इस तरीके से जॉब ले लेते हो, ठीक है। As such, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ये हम बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेसिस पे भी तो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालना, बल्कि वो ज़्यादा डेटा और ले सकता है कंपेयर। बहुत अच्छी बात बोली इसने, वाह वाह, क्या सवाल पूछा इसने। बोला है, अच्छी बात बोली इसने, बोला कि इस तरह काम तो कंप्यूटर भी कर सकता है, तो इस एक्चुअली को क्यों हायर करूं। कितने लोगों को लगता है कि अगर कंप्यूटर है तो एक्चुअली की ज़रूरत नहीं है? रेज योर हैंड अगर लगता है कंप्यूटर है तो एक्चुअली की ज़रूरत नहीं है। नाइस, कंप्यूटर इज़ अ लेमैन। आप AI का एंगल थोड़ा सा हटा दो उसमें। AI भी जो हम बोलते हैं ट्रू AI, वो एक्चुअली LLM जो भी हम आजकल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस हिस्ट्री में किसी ने वो काम किया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उसी के पैटर्न्स को देख के एक नई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अल्टीमेटली इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, समवन नीड्स टू प्रोग्राम दैट। उसके लिए अलग आदमी लगेगा।
वो स्किल किसके पास है, वो चीज़ ना। एंड आफ्टर दैट मान लो कंप्यूटर ने, आपने सिर्फ कुछ कंप्यूटर में डाल दिया है और एक प्रीमियम निकल के आ गया, क्या आप एक मशीन जनरेटेड प्रीमियम को सीधा मार्केट में ले जाओगे? उसको टेस्ट करेंगे पहले, उसके अलग आदमी लगेंगे, उससे बेटर एक आदमी हायर कर ले। और एआई इंजन आज की डेट में एक एआई जो एलएलएम पे काम करता है, एलएलएम जो मेन इसका डेटा मॉडल है एआई के पीछे, इसको चलने के लिए जो सीपीयू साइकिल्स चाहिए होते हैं, वो इंडिया में तो आज की डेट में जो मैनुअल लेबर है उससे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इट इज़ नॉट प्रोफेशनली वायबल, पहली बात है, हमारे लिए वो सस्ता है, ठीक है। तो इसलिए यू विल नीड पीपल हु विल डिज़ाइन दिस, क्योंकि कोड करने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बताएगा कौन कि कोड में लिखना क्या है तुमको, हु विल टेल व्हाट टू राइट, दैट लॉजिक हैज़ टू बी कमिंग। हो सकता है कल को एआई उस लेवल पे जाए जब ये सोचने की ताकत भी अब बिल्कुल एकदम नेटिव न्यूरल नेटवर्क जो हमारा होता है, न्यूरल नेटवर्क, उसको हम मिमिक कर पाएँ, तब की बात है वो, ठीक है। लेट्स कम बैक। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेरियो बनते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। पहला है कार्ड प्रॉब्लम्स का। करना हर प्रॉब्लम में वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ढूंढो, नंबर ऑफ ये ढूंढो, डिवाइड करो, निकालो, ठीक है। करना वही है, कुछ नहीं। लेकिन कैसे काउंट करना है उसके लिए कुछ टेम्पलेट वैरायटी है। उसमें पहला है कार्ड प्रॉब्लम्स। तो कार्ड प्रॉब्लम्स मतलब जानते हो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। सबने कार्ड्स खेले होंगे, ठीक है ना, नहीं खेले तो खेल लो जाके, ज़रूरत पड़ेगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कार्ड लिख लिया हमने, ये हो गया 52। तो कार्ड प्रॉब्लम आई तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में तो हमेशा 52 रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा 52 रहेगा, ठीक। अब इन कार्ड को हम डिवाइड करते हैं 2 सेक्शन में। नहीं, उसके पहले हम करते हैं ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। 26 आर ब्लैक, ये टेबल आप लोग बना सकते हैं, आगे के रेफरेंस के काम आएगी आपके पास। 26 आर रेड। इसमें भी 2 सेग्रीगेशन है। ब्लैक में एक आपके पास है क्लब और दूसरा है स्पेड। दोनों के काउंट 13 होते हैं, अगर कोई फेयर गेम खेल रहा है तो ओके। और यहाँ पे होता है हार्ट्स एंड डायमंड्स, ये भी 13 एंड 13 होते हैं। अब ये 13 के 4 स्टैक हो गए हमारे पास, तो 13 × 4 मतलब 52 कार्ड्स हो गए। इंडिविजुअली इन 13 का ब्रेकअप कैसा रहता है? हर एक में, अब मैं एक के लिए लिख रहा हूँ लेकिन वो हर एक में एप्लीकेबल है। हर एक में माय डियर फ्रेंड्स 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ये 3 फेस कार्ड्स में एक किंग, क्वीन और जैक, और ये जैक। तो मतलब कितने हो गए? 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 जैक हो गए, है ना। अगर मैं टोटल काउंट करूँ, मैं पूछूँ कितने रेड किंग है, तो रेड किंग हो गए 2, जो यहाँ से किंग निकलेगा, यहाँ से किंग निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है। 1 हो गया आपका एस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है स्टैक का, मतलब ज़्यादा वैल्यू रखता है, उसको बोलते हैं एस, इक्का, ठीक है, एस। उसके बाद ये 4 कार्ड निकल गए, तो 13 में से 4 निकाल दो, 9 बचे। 2 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स, ये इनका ब्रेकअप है। तो ये अपने दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मान लो किसी ने क्वेश्चन बनाया फॉर एग्जांपल कि फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, वेल शफल्ड क्यों बोलते हैं कि अनबायस्ड, ठीक है। अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए ब्लैक किंग? 2/52। ब्लैक किंग मतलब क्लब भी चलेगा, स्पेड भी चलेगा, तो क्लब भी चलेगा, स्पेड भी चलेगा, दोनों अपने फेवरेबल हो गए, फेवरेबल, ठीक है। तो इस तरह से खेला जा सकता है प्रॉब्लम में। आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो काउंट कर लोगे आप, बस, ठीक है। तो ये पहला हो गया कार्ड प्रॉब्लम्स। दूसरा आता है हमारा डाइस प्रॉब्लम। डाइस प्रॉब्लम में क्या होता है भाई कि यहाँ पे अगर आप वन डाइस मतलब एक अकेला है, तो इसमें तो मालूम है आपको
कि 1 से लेके 6 तक कुछ भी आता है। ये कोई बताएगा नहीं आपको कि हमको पता नहीं था कौन सा डाइस उसमें 1 से 8 तक बाकी क्या था। यही होता है, ऐसा एक अजम्पशन है कि 1 से 6 तक लेके चलते हैं हम लोग। एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था, सर मैंने प्रॉब्लम करी नहीं, इन्फॉर्मेशन का इनकम्प्लीट थी, उसमें बताया नहीं कि डाइस पे कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 10 तक। हमने कहा भाई माफ़ कर, थोड़ा प्रॉब्लम बनाने वाले को 1 to 6 चलता है ना, तो ये बताएगा नहीं कोई, बस आपको मान के चलना है। तो पूछ सकते हैं कि ये डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वी गेट इवन नंबर। अभी इवन नंबर मतलब 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, तो 1 2 3, 3/6 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं। अब आता है इसमें 2 डाइस, थोड़ा मज़ा आता है जब एक चीज़ समझ लो, या तो 2 को फेंका जाए या फिर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए। सेम ही बात है ना, कभी कभी लगता है कि ये अलग चीज़ हो गई, कोई अलग चीज़ नहीं है। एक ही को 2 बार फेंक दो या फिर 2 अलग अलग को फेंक दो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगे, आप नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है 36। तो 2 डाइस की प्रॉब्लम में नीचे हमेशा 36 ही आएगा, नीचे हमेशा 36 ही आएगा। अब देखो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 या 1, 6। सेकेंड रो तो 2, 1। ये अपने को टेबल पता होनी चाहिए पूरी। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये हो गया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये हो गया लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉइंट नंबर 1 या कंफ्यूजन नंबर 1, क्या सर 1, 2 और 2, 1 सेम है? नहीं। पहली बार में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहली बार में 1 आया फिर 2 आया, दिस इज़ 1 इवेंट। पहली बार में 2 आया फिर 1 आया, दिस इज गेम के रूल के पर्सपेक्टिव ये आप बोल सकते हो कि आउटकम सेम है। बट यहाँ पे हम गेम नहीं खेल रहे हैं, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। गेम के रूल के हिसाब से ये सेम हो सकता है आउटकम, लेकिन प्रॉपर्टी के इवेंट के हिसाब से दिस इज अ डिफरेंट आउटकम। ये बात ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज़, जब भी आपको कुछ काउंट करने के लिए बोला जाए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं गाइस, प्रॉब्लम 1 नंबर की हो सकती है, 2 नंबर की हो सकती है। बोर्ड के लिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है, आप मन में कर रहे हो कैलकुलेशन और कोई चीज़ आप भूल गए, आपने टेबल नहीं लिखी और आप गलत काउंट करके आ गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मान लो जैसे उसने पूछा 2 डाइस are thrown simultaneously, what is the probability of getting a sum of 6? 2 dice are thrown, what is the probability कि दोनों का जो नंबर ऐड करके 6 आ जाए। आपको देखना पड़ेगा 6 कैसे कैसे आ सकता है। 2 4 1 5, 4 2 भी होगा कहीं, वो 3 3 होगा, 5 1 भी होगा कहीं पे, देखो बस हो गया। तो ध्यान से रुक के एक बार वेरीफाई कर लो, कुछ जल्दी में मिस तो नहीं हो गया। 3 3 वाले कर लिए, 2 4 4 2 कर लिया। और हाँ, जब नंबर सेम नहीं है तो इसका मतलब अगर सम 6 लिया है तो अगर 5 1 आया है तो 1 5 भी आएगा, क्योंकि हमको सम से मतलब है। तो कभी ऐसा मत करना कि 5 1 को लिया 1 5 को नहीं लिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो कितने को 1 2 3 4 5, तो आंसर हो गया 5/36। विद टोटल पॉसिबिलिटीज़ तो ये पूरी है, राइट। तो ये हो गया हमारे डाइस प्रॉब्लम्स। इसके बाद होता है हमारा थर्ड, कॉइन प्रॉब्लम्स। ये एक और टेम्पलेट है। तो यार सिंगल कॉइन में तो कोई चैलेंज है नहीं, सिंगल कॉइन में उछाला, हेड या टेल्स, गेम ओवर। 1/2 1/2 हो गया। 2 कॉइन, 2 कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? हेड हेड आ सकता है, चलो टेल टेल लिख लेते पहले। टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि
रूल्स पर्सपेक्टिव से ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको कि हेड टेल आया टेल हेड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से दो अलग अलग इवेंट्स हैं कि पहले हेड आया फिर टेल आया, इसमें पहले टेल आया फिर हेड आया। इवेंट वाइज डिफरेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3/4। बिल्कुल सही बोला आपने, एटलीस्ट 1 टेल। तो इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एटलीस्ट 1 टेल मतलब या तो दोनों हेड आ जाएं, उसके अलावा सारे अपने हैं, दोनों हेड के अलावा कितने बचे 3/4, या फिर प्रॉपरली काउंट कर लो, ये भी चलेगा। एटलीस्ट 1 में 2 भी चलेंगे, तो वाव सिचुएशन है, तो 1 मांगा था 2 दे रहा है, तो ये भी तो 3/4 ये हो गया 2 कॉइन। इसका सैम्पल, ये बोलते हैं सैम्पल स्पेस, मतलब सारा पॉसिबिलिटी यहाँ पॉसिबिलिटी में लिखी हुई है। अब जो वो मांगेगा, पूछा उसने एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड 2/4, क्योंकि इसमें 2 हेड हम काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए उसको, 2 हेड नहीं चाहिए, दैट विल बी 2/4। तो प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम की लिंगो जो लैंग्वेज है उस पर हमको स्पेशल फोकस देना पड़ता है। जल्दबाजी में हम ऐसा ना हो कि बस जो हमें लगा वो सॉल्व कर दिया, अरे तो वही प्रॉब्लम है, बस ये आपका दुश्मन है, जो ये फीलिंग होती है ना, ये तो वही प्रॉब्लम है, तो वो वही प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रॉब्लम में आपको पढ़ना है और उसको अच्छे से समझ के कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 2 कॉइन हो गया। अब जरा इसमें 3 कॉइन कर लो भाई। 3 कॉइन से ऊपर आपको नहीं आएगा, चाहे वो ICSE हो CBSE हो। 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स का तरीका क्या है कि पहले एक को फिक्स कर दो, हेड फिक्स कर दिया। अब वही पुरानी टेबल घुमा दो जो आपने घुमाई थी पूरी, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। तो यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया था, राइट। अब यही पूरा काम रिपीट कर दोगे इसमें टेल डाल के, वही चीज़, ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ये बन गई आपकी टेल, ठीक है ना। 3 से ऊपर आपको नहीं आएगा। ये आपका टोटल कितना हो गया 8, टोटल 8 हो गया। तो 3 कॉइन्स में नीचे हमेशा 8, अच्छा मैं ये लिखना भूल गया, 2 कॉइन्स में नीचे हमेशा 4 आएगा, 2 कॉइन्स में नीचे हमेशा 4 आएगा, 3 कॉइन्स में नीचे हमेशा 8 आएगा। अब जो पूछा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड 7/8। हाँ, क्योंकि जो ये वाला बस अपने को छोड़ना है, बाकी सब में हेड है, तो 7/8 राइट। तो अगर आपने ये चीज़ बना ली अच्छे से, तो उसके बाद वो क्या पूछ रहा है वो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, जो पूछ रहा है वो निकाल लो, काउंट कर लो ध्यान से बस। ये क्वेश्चन में लिखना है कि रफ में लिखना? ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस में ही लिखो, सामने ही लिखो, क्योंकि वैसे रफ में भी कर सकते हो लेकिन सामने ही लिखो, ठीक है ना। क्योंकि रफ में कैसा होता है, कई बार जो रफ में लिखते हैं उसको क्रॉस रेफर करना पड़ता है कुछ, और टीचर को मालूम है ना कि आप ऐसे ही कर रहे हो, तो कोई इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब 3 कॉइन से ऊपर आपका होमवर्क है, आप 4 कॉइन की पॉसिबिलिटी निकाल के बताना मुझे, ऐसे बस मज़े के लिए। अगर 4 कॉइन्स को आप करोगे टॉस तो कितना, अच्छा वही बात है, 4 कॉइन्स को टॉस करना है या फिर एक ही कॉइन को, एक ही बात है यार, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। अब आ गया हमारा ईयर प्रॉब्लम्स, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ये लास्ट वैरायटी है अपनी क्लास। तो 4 वैरायटी हमने करी है, चारों ध्यान में होनी चाहिए, कार्ड प्रॉब्लम्स, डाइस प्रॉब्लम्स, कॉइन प्रॉब्लम्स, और ये कौन सा है लास्ट, ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर, जिसमें होते हैं हमारे पास 365 डेज, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन मतलब 4 से डिवाइड ना होता, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 5 ज़ा 35, 1 5 7 2 ज़ा 14, एक दिन बच गया। अब मतलब क्या हुआ कि ईयर की स्टार्टिंग का डेट कुछ भी होने दो, मतलब 52 टाइम्स साइकिल घूमना है,
तो इसका मतलब हर दिन 52 टाइम्स तो आएगा ही, संडे मंडे जितने भी है वो 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि इतनी बार तो 7 से वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। अब लास्ट का जो ये 1 दिन बचा है, ये चांस वाली बात है, इसमें प्रोबेबिलिटी लग सकती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि इन अ नॉन लीप ईयर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। अब ये प्रॉब्लम ना वैसे डिफ़िकल्ट लगती है कि 53 संडेज कैसे होंगे, कैसे ये लूप चलेगा, कैसे काउंट करेंगे भाई, लेकिन मालूम है कि 52 तो बात ही नहीं करनी, 52 से बात नहीं करनी, बात करनी है अगले लास्ट 53 की। तो एक दिन बचा है, उसने आपको ईयर बताया नहीं, क्योंकि ईयर बता देगा तो फिर डेफिनेट हो जाएगा वो क्या है क्वेश्चन। उसने रैंडम ईयर कोई बोला है, बस नॉन लीप ईयर। इसका मतलब क्या हो सकता है, सातों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। संडे हो सकता है ना, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो आपका फेवरेट इसमें क्या है, संडे। एक टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 7, तो इसका आंसर हो गया 1/7। तो देखने में आप प्रॉब्लम लग रही थी इतनी खतरनाक है, तो एक्चुअली सिंपल है। ठीक है, अब आ गया लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होंगे, 366 डेज होंगे, तो वही डिवाइड करोगे आप, कुछ बदलेगा नहीं लाइफ में ज़्यादा, बस यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो जो बना रहा हूँ मैं, ये बना लेना, कोई इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब ये 2 दिन कैसे भी निकल सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में होंगे, जो भी होंगे लास्ट के बचे हैं तो सीक्वेंस में आएंगे। मतलब क्या, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, क्योंकि उसके बाद वापस आप वहीं पर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार बोला सर आपने तो इतने गिने, मंडे और फ्राइडे आए तो मंडे और फ्राइडे कैसे आएगा यार, लास्ट से 2 दिन बचे है ना, तो सीक्वेंस में आएगा ना दिन। तो आप पूछो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे लिए ये भी फेवरेबल है ना, और ये भी फेवरेबल है, तो 2/7। द फैक्ट इज कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए तो आपको लगेगा अरे कैसे करें, अभी है प्रॉब्लम कुछ नहीं, ठीक है। अगर पूछा जाए, मान लो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए बना दो प्रॉब्लम कि इन अ लीप ईयर नॉन लीप ईयर वॉट एवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज, तो क्या आंसर लगाओगे आप? 1 52 तो आना ही है, फॉर दैट मैटर 51 भी आना ही है, 50 भी आना ही है। तो प्रॉब्लम MCQ में बनाने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ कैसे बोल सकते हैं, एक ऑप्शन से 1 लिखा होगा, आपको मालूम है यार इतने तो आने ही है, बस फोन करके आगे बढ़ गया। दिमाग सोचना पड़ा अपने को, है ना, प्रॉब्लम सिंपल होगी। तो ये 4 टेम्पलेट हैं, इनके बाहर आपकी दुनिया जाएगी नहीं। एक दुनिया और हो सकती है, वो क्या है, वो तो सिंपल है कि एक बैग है, इसमें 4 रेड बॉल हैं, 3 वाइट बॉल हैं और 6 ब्लू बॉल है या ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो इसमें से एक हमने रैंडम वाइट निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी, और एक बॉल निकाली है ना आँख बंद करके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट होगी, तो 3/4 3 7 7 6 13 राइट। तो ये इस तरीके से है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें। तो इसमें सिंपल है, या फिर कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि 1 से लेके मान लो 40 तक हमारे पास नंबर कार्ड्स हैं, 1 2 3 4। एक कुछ भी मैंने स्टोरी बना दी, कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें 1 से लेके 40 तक नंबर्ड कार्ड्स हैं मेरे पास, और अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ए प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट्स ए प्राइम नंबर। तो पहला काम क्या होगा, प्राइम नंबर ढूंढो। तो पहली बात होगा 1 इज़ ए स्पेशल नंबर, 1 कभी हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ, 3 एक प्राइम नंबर हुआ,
19 और बताओ 29 31 37 नहीं 40 का नीचे गिरा 37 30 39 40 41 हाँ 41 नहीं पर 41 नीचे है ना 40 का नीचे अच्छा 40 तक चाहिए हाँ यस तो अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नीचे क्या लिखूंगा इस नीचे 40 देखो इसमें 1 से लेके 40 तक आप काट दो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बीच में कितने नंबर्स हैं तो हम सिंपली 40 - 1 करके 39 कर देते हैं, ये हो जाता है आंसर गलत। यहाँ पे ईजी है क्योंकि आपको दिख रहा है ना 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और 40 तक जा रही है। अगर मैंने प्रॉब्लम में बोला होता कि यार हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं और 80 तक जा रहे हैं तो कैसे लिखते हैं इसको? काउंट नहीं करना है, 80 - 31 + 1 ये रूल। जैसे आप 1 से 40 करते और माइनस करते तो क्या आता 39, उसमें +1 कर दो आपका आंसर है। तो दिस इज टोटल नंबर। तो एक ये वैरायटी हो गई। अब इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, बाहर मतलब अभी उसने मैंने प्रॉब्लम बनाई है प्राइम नंबर की, अब वो बनाने वाला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 के वो काउंट कर लो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5, 5 वाले काउंट कर लो। तो दुनिया तो इवेंट की बदलती रहेगी लेकिन सिनेरियो वही है कार्ड वाला। मेन चीज़ ये है कि नीचे 40 होगा और वो निकालने का तरीका है 40 - 1 + 1। दैट्स इट गाइस। ठीक है, तो चलो आते हैं हमारे असाइनमेंट पे। पहला काम जो है एनसीईआरटी का सेक्शन जो है इसका हम प्रॉब्लम नंबर 2, ये इंटरेस्टिंग है तो आप लोग ज़रा इसको खोलो। एनसीईआरटी सेक्शन है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2, उसके कुछ पार्ट्स होंगे 1 2 3 4। हर एक में पूछ रहा है कि कौन से इवेंट आपको लगते हैं इक्वली लाइकली। आपको जाना जा सकते हो। बुक नहीं है? अच्छा एक बुक प्लीज़ आप लोग जिनके पास 2 बुक उनसे शेयर कर दो। यस ठीक है। अच्छा आप लोग शायद सुन चुके होंगे वहाँ पे मैं क्या बता रहा था, तो अगर आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ होल्ड योर दिस थिंग है ना। इसमें हमको ये जज करना है कि जो इवेंट्स बोली गई हैं ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है। अब ये अपनी समझ से आंसर करना है आपको, समझो बात को। आपको कॉमन सेंस से क्या लगता है कि ये इवेंट्स इक्वली लाइकली है कि नहीं है। ठीक है, ये वाले नहीं ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर भाई, आप तो रियल नंबर खोल के बैठे हो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भाई, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, प्रोबेबिलिटी के आंसर क्वेश्चन बोलूँगा ना भाई। कॉमन सेंस का चैप्टर चल रहा है, कॉमन सेंस लगा नहीं रहे आप लोग। मैं अपनी बुक लेके आता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। तो मुझे याद है पहला है कि वो ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। जिनको लगता है इक्वली लाइकली है वो अपना रेस हैंड करें। ड्राइवर स्टार्ट ए कार। अरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जा मेरे भाई। हाँ क्या कौन सा नंबर है? 294 295 एनसीईआरटी सेक्शन पेज 295। हाँ तो ड्राइवर स्टार्ट्स ए कार एंड इट स्टार्ट्स राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इक्वली इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो आप लोग कितने लोग बोल रहे हो इक्वली लाइकली है? अच्छा, और बाकी सब बोल रहे हैं इक्वली लाइकली नहीं है। तो जो नहीं है वो क्यों नहीं है बोल रहे हैं? ड्राइवर को स्टार्ट करना नहीं आता तो वाओ भाई ये है मैंने पहले उठा दिया था इक्वली लाइकली है कहकर उसने भी उठा दिया बस बता। जो उसने बोला वो सही बात है। नॉर्मली कार स्टार्ट होती है यार। या तो होता है नहीं
कभी कॉमन सेंस बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुई है, कभी प्रॉब्लम है, बैटरी डाउन हो गया, तो इक्वली लाइकली नहीं है, राइट। कॉमन सेंस लगाना है अपने को, कॉमन सेंस गाइस, ठीक है ना। कॉमन सेंस का डेफिनेशन क्या है, किसको अच्छा एक मिनट, व्हाट इज कॉमन सेंस, हु कैन डिफाइन कॉमन सेंस? Common sense is not very common in these भाई days. कॉमन सेंस की डेफिनेशन Common sense मतलब कॉमन सेंस इज सेंस विच इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस का डेफिनेशन है, कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज़ वेरी कॉमन बट फाउंड इन अनकॉमन पीपल, जिसको हम, इट्स ए आयरनिकल स्टेटमेंट, जो हम कॉमन सेंस बोलते हैं ना वो लगा बहुत कम लोग पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई करो तो ये चीज़ आपको दिखेगी कि इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कार स्टार्ट हो जाती है, तो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। सेकेंड इवेंट, ये तो इक्वली लाइकली है, ये तो कितने लोग लगता है ये इक्वली लाइकली है? ओके ठीक। गाइस बास्केटबॉल थ्रो करने की बात हो रही है, आपकी टीम में लास्ट में एक प्लेयर कम पड़ रहा था, एक भाई जो क्रिकेट के प्लेयर थे उनको आप ले आए खेलने, भाई पूरे कर दे वरना खेल नहीं पाएंगे, उसके हाथ में बॉल आ गई, इक्वली लाइकली है, प्लेयर बताया है ना, हैं? प्लेयर अटेम्प्ट्स बोला है ना, प्लेयर बट वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, प्लेयर में भी तो यार कोई भी प्लेयर हो सकता है, सही बात। पेनल्टी की मेसी ले रहा है कि कौन ले रहा है कि वो डिपेंड करता है ना, तो सीधी सी बात है, प्लेयर पर डिपेंड, जो चीज़ प्लेयर पर डिपेंड कर रही है, कौन वो शॉट ले रहा है, वो इक्वली लाइकली कैसे हो जाएगी? नहीं होगा। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, ये बहुत ट्रिकी है। ये तो इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली नहीं है, ये तो इक्वली लाइकली है सर। कोई अच्छा ठीक है, जिनको लग रहा है इक्वली लाइकली है वो तो ऑब्वियस आंसर है, कोई ऐसा है रूम में इसको लग रहा है ये इक्वली लाइकली नहीं है, यस ओके। और कोई है? कोई नहीं ऐसा, क्यों नहीं है? As such ना, मतलब जब आप ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है उसका आंसर वैसे ट्रू या फॉल्स ही रहता है, तो जिसका ज़्यादा ज्ञान है वो ढंग का आंसर दे पाएगा, लेकिन समझिए कि आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं हाँ ठीक है, वो क्या बोलने चाह रहे, मतलब बात ये हो रही है कि इफ़ अ स्टूडेंट इज़ श्योर अबाउट द आंसर तो वो तो हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट को ये, इस प्रॉब्लम में अगर आप ये मान लो कि स्टूडेंट को ऑलरेडी मालूम है आंसर, तो हम प्रोबेबिलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं, राइट? उसको मालूम है ना, फिर सही आंसर करेगा वो। बात तो तब हो रही ना कि वो गैस मार रहा है, जेन्युइनली गैस मार रहा है, तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हाफ हाफ। तो टेक्निकली स्पीकिंग एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल आंसर है इसमें इक्वली लाइकली है, लेकिन जो इसने आर्गूमेंट अगर उस एंगल से देखा जाए, डिबेटेबल है, उस एंगल से देखा जाए तो इक्वली लाइकली नहीं है, डिपेंड कि कौन स्टूडेंट इसको आंसर कर रहा है ना, अगर उसको ऑलरेडी पता है तो। लास्ट वाला, दिस इज अ प्योर इक्वली लाइकली केस, राइट? इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता, दिस इज इक्वली लाइकली केस, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रॉब्लम्स जिसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, आपका होमवर्क है एटलीस्ट सीबीएसई फोक्स का कि आप एनसीईआरटी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ये आप अटेम्प्ट करेंगे और इसको डिस्कस, कल जो क्लास होगी उसमें जो हमारी एक्सरसाइज है, नॉट दिस सेक्शन, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम क्लास में करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आपको टैग करना है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया उधर सिस्टम पे। नाउ आते हैं 2 एग्जाम्पल्स जो हमें करने थे, अभी आप लोग जा सकते हो ICSE फोक्स, यू गैस कैन लीव, क्योंकि अभी जो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो रियल नंबर्स है तो कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। रियल नंबर चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हमें करने थे, आप लोग प्रोबेबिलिटी के अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डेफिनेटली सेलिना के कर सकते हो, ठीक है ना, वैसा है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, LCM वाली और दूसरी आती है HCF। पहले LCM देख लेते हैं। ये एक मतलब एक सवाल आप कर लोगे, सारे आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं, तो वैसे ही है। लेट्स डू कोई इजी प्रॉब्लम उठाते हैं, चलो पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 जस्ट कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए आप लोग। ये
ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, हाँ 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है वो देख लो आप। यहाँ पे देखो, समझ इसलिए लो, मुझे मालूम है आप सबको आता है ये, ठीक है, समझ इसलिए लो। कभी कभी कैसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं या एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, तो अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है किसी दूसरी प्रॉब्लम में। यहाँ पे क्या है, दो लोग राउंड ले रहे हैं एक ही फील्ड के, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यहाँ से मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है एक पर्सन ए जो 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है, एक पर्सन बी, अब जो भी हो, मुझे नाम याद नहीं है, जो है 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है। इन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, मान लो टाइम t=0 पे स्टार्ट किया। अब वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब होंगे। इसका मतलब क्या होगा, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मतलब होना, इसका मतलब कंप्लीट राउंड कंप्लीट किया हो, तो दोनों साथ में हो। इसका मतलब इसके भी टोटल कुछ राउंड कंप्लीट हुए हों, इसके भी टोटल कुछ राउंड कंप्लीट हुए हों। तो मतलब इसके राउंड कैसे कंप्लीट होंगे, पहला 12 मिनट में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, फिर 48 में। ये इसका फर्स्ट राउंड, इसका सेकंड राउंड, इसका थर्ड राउंड, इसका फोर्थ राउंड। इस वाले का पहला 18 में कंप्लीट होगा, दूसरा 36 में कंप्लीट होगा, 54 में, 72 में, इस तरीके से। इसका ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। अब इसका मतलब 36 मिनट बाद इसके 2 राउंड होंगे, इसके 3 राउंड होंगे, लेकिन दोनों यहीं पे साथ में खड़े होंगे, राइट। तो करना क्या था यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम निकालना था, क्योंकि ये मल्टीपल्स में चल रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ जाए। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, वर्ड प्रॉब्लम में इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है सिंपल। आपको प्रॉब्लम में मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट ऐसे वर्ड अगर आपको दिख जाएं, इसका मतलब प्रॉब्लम जो है एलसीएम निकालने की बात कर रही है 99.9% केसेस। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे मैं यहाँ पे जो आपके प्री बोर्ड कराऊंगा उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी दूंगा जिसमें ये चीज़ नहीं हो रही होगी। आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। और देखो कितने लोगों को एक कॉन्सेप्ट सही में समझ में आया, अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये पहले सोच लेना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इस केस में जिनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट आ रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कॉमन हिंट है। मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट ऐसा कुछ लिखा हो तो एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। अब जरा प्रॉब्लम नंबर देखो। एलसीएम निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं किसी को भाई इसका, राइट। प्राइम फैक्टर लेके वही जो कल जो बताया था वैसा करना। अब इसमें लास्ट में एक प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन 14, मतलब उसी साइड में पेज जो है, पढ़ लीजिए इसको आप लोग पढ़िए, तो मैं लिखता हूँ। 144 कार्टन्स हैं ऑरेंज जूस के, और 90 कार्टन्स ये लेके आ गए हैं कौन से जूस के, एप्पल जूस के। और वो चाहते हैं कि इनको स्टैक किया जाए। स्टैक करना मतलब एक के ऊपर एक रखना। वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि हाइट सेम आए, मतलब अगर मान लो आपने स्टैक बनाया फॉर एग्जांपल किसका, एक, तो इसमें मान लो यहाँ पे आ गए, इस तरीके से बना दिया आपने, एक और लग गया मान लो, बस इस तरीके से स्टैक किया। दूसरा आपने उसका कुछ इस तरीके से स्टैक किया, एक में 4 हो, 5 हो, बट इसमें भी 3 ही रोज हो, मतलब ये हाइट जो है वो सेम चाहिए। कार्टन्स इन ए सिंगल स्टैक कैन बी डिफरेंट, बट ये हाइट सेम होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट, तो एक में हम हाईएस्ट कितने रख सकते हैं, तो आपको 90 एंड 144 का ऐसा नंबर निकालना है बिगेस्ट जो इसको भी डिवाइड करे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसको आधा भर के छोड़ दिया ऐसे, अब बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे कम्प्लीटली, और वो हाईएस्ट चाहिए। तो इसका एचसीएफ निकाल दो आप। इसका शायद आप एचसीएफ निकालोगे
तो 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप 18 कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखो क्या पूछा उसने, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक, मतलब ये एक स्टैक हुआ गाइस, ये एक स्टैक है, इसके ऊपर ये दूसरा स्टैक, फिर तीसरा स्टैक, ये कहानी है। तो 80 भाई, फिर ये इनका कॉमन मल्टीपल, वो कॉमन फैक्टर चाहिए ना यार, क्योंकि इसको भी डिवाइड करें, क्योंकि आप बीच में इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो 90 को भी डिवाइड करें और 144 को भी डिवाइड करें, ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए, ऐसा हाईएस्ट नंबर। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या हिंट होता है, इसमें हिंट होता है हाईएस्ट लिखा होगा, मैक्सिमम लिखा होगा, बिगेस्ट लिखा होगा, ग्रेटेस्ट लिखा होगा। इस प्रॉब्लम में कहीं पे तो होगा ये वर्ड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन। तो ग्रेटेस्ट का मतलब HCF निकालना है बस। लेकिन आपकी समझ को मैं टेस्ट करूंगा उस टेस्ट में जो मैं आपको लास्ट में दूंगा एकदम, ठीक है, कहाँ पे LCM निकालते हैं, कहाँ पे, बाकी स्कूल की प्रॉब्लम आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये जो रियल नंबर की प्रॉब्लम्स है, इसका भी आपका होमवर्क फिक्स है, मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। उसमें उसमें नहीं, उसको आपको खोलना नहीं है, बस वो जो इससे पैलेट ना, ऐसा इसमें जो दिख रहा है वही आपका होमवर्क है। नहीं, बस इतना है, रियल नंबर असाइनमेंट, इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा क्या? नंबर असाइनमेंट और ड्यू डेट। हाँ बस। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट के लॉगिन से लॉगिन करके देखता हूँ, अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा होगा तो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करने हैं वो डिटेल्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं ये चेक कर लेता हूँ, आई विल चेक दैट, अगर ऐसा हो रहा है तो अभी मैं उसको फिक्स कर लूँगा क्वेश्चन।